नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम हिंदी भाषा शिक्षण की जो विधियाँ हैं जिसमें 15 नंबर के जो सवाल आते हैं उनको देखेंगे। इनमें से काफ़ी प्रश्न रिपीट होने की संभावना है। पहला प्रश्न है, निम्न में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है। तो रचना शिक्षण की विधि है, पहली विधि प्रवचन विधि है, दूसरी निर्देशन विधि, तीसरी प्रश्नोत्तर विधि। ये तीनों रचना शिक्षण की है, जबकि भाषा संसर्ग विधि व्याकरण शिक्षण की एक विधि। दूसरा प्रश्न है, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसे ज़्यादा है? तो खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय हेनरी कोल्डवेल कुक को ज़्यादा है। इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है, तो वह है प्रयोग परोक्ष विधि। परोक्ष विधि में हम क्या करते हैं कि जो मातृभाषा होती है, मातृभाषा से हम किसी नई भाषा को सिखाते हैं। जबकि प्रत्यक्ष विधि में हम क्या करते हैं, बिना मातृभाषा का प्रयोग के हम डायरेक्ट उसी भाषा को सिखाते हैं। आगे प्रश्न है, श्रुति लेखन का उद्देश्य नहीं है। तो श्रुति लेखन क्या होता है कि बच्चों को एक कागज़ देते होते हैं, उसको टीचर पाठ के अक्षर बोलते रहता है और बच्चों को लिखने के लिए बोलता है, तो उसको कहते हैं श्रुति लेखन। श्रुति लेखन का अर्थ होता है सुनकर लिखना। तो श्रुति लेखन का कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहला है लेखन गति का विकास करना, तो ये होता है। दूसरा है वाचन गति। श्रुति लेखन में वाचन गति का विकास नहीं होता, जबकि इसमें एकाग्रचित्ता का विकास होता है, शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास होता है और सुनने की क्षमता का विकास होता है, वाचन का नहीं। प्रश्न है, इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है, तो वह है, ये कहा था थॉमस एम रिस्क ने कहा था। आगे प्रश्न है, यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा का पूरा पूरा अधिकार हो, तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाए जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार हो, तो वो कौन सी विषय विधि है? तो वो है भाषा संसर्ग विधि। तो भाषा संसर्ग विधि में हम क्या करते हैं कि बच्चों को ऐसे लेखकों की जो किताबें हैं वो पढ़ने के लिए देते हैं ताकि उनकी भाषा मजबूत हो जाए। प्रश्न है, द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है। द्विभाषी में क्या करते हैं, हम दो भाषाओं के माध्यम से अनुवाद करते रहते हैं, तो इसका जो क्षेत्र प्राथमिक कक्षाएं नहीं होती है, बाकी सम्मेलन गोष्ठियों में प्रयोग करते हैं, अनुवाद शिक्षण में करते हैं और विदेशी भाषा शिक्षण में ये विधि प्रयोग करते हैं, जबकि प्राथमिक कक्षा में इसका प्रयोग नहीं करते। प्रश्न है, हर्बर्टी विधि का दोष नहीं है। यह आरपीएससी सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था। हर्बर्ट ने एक पंचपदी पद्धति दी थी, उसका दोष नहीं है। पहला ऑप्शन है, ये शिक्षक को अधिक स्वतंत्रता नहीं देती, तो ये इसका एक दोष हो गया। दूसरा है, रस अनुभूति वाले पाठों के शिक्षण हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ये भी इसका दोष हो गया। तीसरा है, यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, तो ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं है हर्बर्ट वाली। चौथा, इसमें अधिगम की अपेक्षा शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है, तो हर्बर्ट की पंच पद्धति में शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है, तो ये तीन ऑप्शन इसके दोष हो जाएंगे, जबकि ये नहीं होगा क्योंकि यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। प्रश्न है, शिक्षण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, ध्वन्यात्मक विधि वर्णमाला से सीखने से संबंधित है, तो ये सही है। दूसरा है, व्याख्यान विधि में विभिन्न प्रयोगों और दृष्टांतों का उपयोग किया जा सकता है। साक्य अभिगर्भित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा है, भाषा शिक्षण विधि में सीतावाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है, तो ये सही बात। प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा शिक्षण व्यूह रचना का जनतंत्रात्मक है? तो परियोजना एक जनतंत्रात्मक है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही से मेल नहीं खाता? पहला है आगमनात्मक अधिगम, ये जे.एस. ब्रूनर ने दिया था, ये सही है। दूसरा, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किलपेट्रिन, ये गलत है। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण बी.एस. ब्लूम ने दिया था। तीसरा है संकल्पना मानचित्र, ये जोसेफ डी नोवेक ने दिया था। ह्यूरिस्टिक विधि एच.ई. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी, तो ये दूसरा ऑप्शन मेल नहीं खाता, बाकी सब मेल खाते। प्रश्न है, निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति प्रेषित किया जाता है? तो जो प्रश्नोत्तरी विधि है उसमें हम मौखिक माध्यम से अभिव्यक्त करवाते हैं। इस विधि या प्रणाली में शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है, तो जो व्यास प्रणाली है उसमें हम कथावाचक के रूप में हम प्रसंग की व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है, खंडान्वयन प्रणाली में भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है, तो जो खंडान्वयन प्रणाली होती है इसमें हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम भावों को स्पष्ट करते हैं। भाषा संसर्ग प्रणाली में विशेष महत्व दिया जाता है, तो भाषा संसर्ग प्रणाली में हमेशा व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया जाता है। इनमें से कौन सी व्याकरण शिक्षण की अमनोवैज्ञानिक विधि? पहली है पाठ्य पुस्तक प्रणाली, तो ये अमनोवैज्ञानिक विधि। बाकी आगमन विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है, निगमन विधि मनोवैज्ञानिक है, भाषा संसर्ग विधि मनोवैज्ञानिक, बाकी पाठ्य पुस्तक वाली अमनोवैज्ञानिक। प्रश्न है, खंडान्वयन प्रणाली द्वारा भावों को स्पष्टीकरण किया जाता है,
खंडान्वयन प्रणाली में प्रश्नोत्तर का प्रयोग किया जाता है। पठना आरंभ की योग्यता के विकास के लिए सर्वाधिक रुचिकर विधि कौन सी? तो ये देखो और कहो विधि, इसमें हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये सबसे अधिक रुचिकर हो जाएगी। किस विधि में छात्र विषय से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं? तो विशिष्ट हमेशा उदाहरण ही विशिष्ट होते हैं, जबकि नियम सामान्य होते हैं। तो आगमन विधि हमेशा उदाहरण से नियम की ओर चलती है, इसलिए आगमन विधि की विशेषता ये विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। आगे प्रश्न है, रसास्वादन विधि का प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी है। तो रसास्वादन विधि प्राथमिक कक्षाओं में जो बाल कविताएं बुलाई जाती है उनके लिए उपयोगी है। रसास्वादन विधि आधारित है तो ये रस पर आधारित है। भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षण का प्रतिपादन किसने किया? तो मोंटेसरी ने किया था। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति किस विधि से शिक्षा देने से बढ़ती है? तो जो निगमन विधि में हम क्या करते हैं, पहले नियम बताते हैं फिर उदाहरण देते हैं। तो बच्चा क्या करेगा, नियम को रट लेगा तो ये रटने को बढ़ावा देता है। प्रश्न है, किस शिक्षण विधि में छात्र छात्रों को उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़वाई जाती है? तो जो भाषा संसर्ग विधि है, इसमें उत्तम लेखकों की रचना दी जाती है। प्रश्न है, कौन सी शिक्षण पद्धति हिंदी शिक्षण के लिए उपयुक्त है? तो प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि, हरभट्टी विधि, ये सभी उपयुक्त है। प्रश्न है, आत्मीकरण के पश्चात अर्थ ग्रहण की सहायता से की दृष्टि से कौन सा वाचन उपयुक्त है? तो बच्चे ने आत्मसात कर लिया तो उसके बाद में अर्थ ग्रहण के लिए हमेशा मौन वाचन उपयुक्त है। प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। तो कक्षा अभिनय प्रणाली है जो संवाद सिखाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में उपयुक्त है, जबकि व्याख्या प्रणाली ये उच्च कक्षाओं के लिए, रंगमंच प्रणाली ये भी उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। भाषा तत्वों पर ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य है। तो गद्य शिक्षण में ही भाषा तत्वों के ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि कविता शिक्षण में हम लय, रस, भाव, छंद पर ध्यान देते हैं। प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? प्राथमिक स्तर के बच्चों को तो हमेशा गाना गा के एक्टिविटी करवा के सिखाना है, तो कौन सी विधि हो जाएगी? गीत और अभिनय प्रणाली। प्रश्न है, वर्णनात्मक कविता शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो अगर वर्णनात्मक कोई कविता है तो उसके लिए शब्दार्थ कथन प्रणाली सबसे उपयुक्त होगी। भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियों में विशेष बल दिया जाता है। तो भाषा शिक्षण की जो नवीन पद्धति है उसमें हमेशा बालक और शिक्षक दोनों की सक्रियता पर बल दिया जाता है। प्रश्न है, कोल्डवेल कुक ने किस विधि का प्रवर्तन किया था? तो कोल्डवेल कुक ने खेल विधि का प्रवर्तन किया था। व्याकरण की सूत्र विधि हिंदी में किस भाषा से आई? तो जो व्याकरण की सूत्र विधि है वो संस्कृत भाषा से आई थी। सूत्र प्रणाली को निगमन प्रणाली भी कहते हैं, जिसमें पहले नियम रटवा दिए जाते हैं। योजना विधि का जन्मदाता कौन है? तो जो योजना पद्धति है ये दी थी जॉन डीवी ने। किस विधि से शिक्षा देने वाले शिक्षक को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए? तो अगर किसी शिक्षक को अच्छा वक्ता आना, वक्ता का मतलब जो बोलने वाला, अच्छा बोलने वाला, तो व्याख्यान विधि एक अच्छा वक्ता के लिए उपयुक्त है। इस विषय को भी रोचक बनाकर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो कोई भी ऐसा विषय जो नीरस है उसको रोचक कहानी से बनाया जा सकता है। इनमें से कौन सा चरण हर्बर्ट की पंच पद्धति का नहीं है? तो जो ये विशेषीकरण ये नहीं है, बाकी प्रस्तावना, विशेषतापन और तुलना ये सभी इसी के हैं। किस विधि में पाठ्य पुस्तक को इकाइयों में बांट लेते हैं? तो इकाई में इकाई शब्द आ रहा है तो ये इकाई विधि हो जाएगी। अनुकरण से बालक बहुत कुछ सीखता है, इस सिद्धांत का उपयोग भाषा शिक्षण की किस विधि में प्रयोग किया जाता है? तो अनुकरणात्मक विधि है, इसमें बताया जाता है कि बालक अनुकरण से सीखता है। जैसे बोर्ड के ऊपर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं तो बच्चा उसको देख के लिखने की कोशिश करता है। दल शिक्षण विधि अधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो जो दल शिक्षण विधि है वो उच्च कक्षों के लिए उपयुक्त है। प्रश्न है, प्रत्यक्ष विधि हिंदी शिक्षण के लिए उस स्तर पर उपयोगी है जब छात्र को जानकारी हो। जो प्रत्यक्ष विधि है वो उस स्तर पर उपयोगी है जब छात्र को व्याकरण का ज्ञान हो।